बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 25 मेडिकल इमेजिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक्सरे के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। ये इस सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है, यानी इस चैप्टर की सीरीज का। एक्सरे क्या होती हैं? एक्सरे के हवाले से आप लोगों को कई मर्तबा फिजिक्स में बताया भी गया। एक्सरे एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ हाई एनर्जी। एनर्जी भी इनकी काफी हाई होती है, याद रखें। और अगर ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखा जाए तो टॉप 7 की जो हाई एनर्जी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनमें इसका नंबर दूसरे नंबर पर आता है। यानी सबसे हाई एनर्जी वाली जो होती है वो हमारे पास गैमा, उसके बाद एक्सरे का नंबर है। नंबर 3 पे अल्ट्रावायलेट, नंबर 4 पे लाइट, नंबर 5 पे इंफ्रारेड, नंबर 6 पे माइक्रोवेव और नंबर 7 पे रेडियो वेव होता है। यानी इस सीक्वेंस से ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। और इसकी एक और खास बात कि इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनकी काफी हाई एनर्जी होती है, तो अगर हम एक फॉर्मूला लगाएं जो कि हमारे पास है V इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। और एक फॉर्मूला और जो हमने प्लैंक का पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच एफ। इन दोनों को अगर देखें, यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो कि E ओवर H हो जाएगी, अगर इसमें पुट कर दूं तो V इज इक्वल टू E लेमडा ओवर H हो जाएगा हमारे पास, जिसमें आई होप आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ रही होगी। और आपको ये बात जैसा कि मैंने पहले बताई थी कि इसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है c, ठीक है। इस मार्कर से लिख लेता हूं E लेमडा ओवर H। तो अगर मैं E को यहां फेंक दूं और C को यहां, तो बल्कि यूं करता हूं, लेमडा को यहां फेंकता हूं 1 ओवर लेमडा, बल्कि यूं करते हैं H को फेंकते हैं, एच सी ओवर E इज इक्वल टू लेमडा हमारे पास आ गया। या इवन करें, लेमडा को यहां फेंक दे, ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता बच्चों, हम एनर्जी को देख रहे हैं। अगर हम एनर्जी की बात करें, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो बच्चों इसकी वेवलेंथ ये इसके साथ इनवर्स रिलेशन रखती है। रीजन एच तो वैसे ही प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर -34 जूल सेकंड होता है। और सी भी हमारे पास कांस्टेंट है, 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पर 8 मीटर पर सेकंड। ई के साथ लेमडा का रिलेशन जो होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है हमारे पास। यानी जितना जितना लेमडा छोटा है ई बड़ी है, यानी ये तो एनर्जी चूंकि यहां बड़ी है तो इसका लेमडा हमारे पास बहुत छोटा, यानी बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ होती है। क्या पढ़ा आपने? एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है जिसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, और ये हाई एनर्जी होती है, सेकंड मोस्ट हायर एनर्जी नहीं की है, हाईएस्ट एनर्जी कहेंगे, सेकंड मोस्ट। तो इसके अलावा वेवलेंथ में ये बहुत ही स्मॉल होती है, फ्रीक्वेंसी में बहुत बड़ी होती है। फ्रीक्वेंसी में भी इसका दूसरा नंबर है, क्योंकि एनर्जी में अगर दूसरा है तो फ्रीक्वेंसी में भी, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास इसका एक छोटा सा जायजा था। अब हम मजीद आगे चलते हैं। एक्सरे को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है? देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने एक चैप्टर आप लोगों को डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का पढ़ाया था, उसमें इनफैक्ट क्वांटम फिजिक्स का पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांजिशन करते होते हैं। यानी अगर फर्ज करो एक इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड एनर्जी स्टेट से कभी हाई एनर्जी स्टेट पर चला जाए और वो दोबारा अपनी ग्राउंड एनर्जी स्टेट पर आ जाए, रीस्टोर हो जाए। यानी देखें, फर्ज करो एनर्जी की ये स्टेट्स है हमारे पास, ये ग्राउंड एनर्जी स्टेट है। यहां के इलेक्ट्रॉन अगर किसी और एनर्जी लेवल पे पहुंच जाए, यानी ये हमारा पहला एनर्जी का लेवल है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसने यहां से पहले एनर्जी लेवल पे चला गया, इसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जैसे ये मार्कर है ना, अगर मैं इसको किसी एक्साइटेड स्टेट पे फेंक दूं तो ये इससे वापस आना है, अपने ग्राउंड स्टेट पे आना है। ये जैसे ही आएगा, देखें ये जैसे ही आया
एक आवाज पैदा होगी। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड एनर्जी स्टेट से अपनी एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पर जाता है तो वो दोबारा ग्राउंड एनर्जी स्टेट पर आता है, तो वो वापस आने पर यानी जैसे ही वापस आएगा तो वो एक वेवलेंथ एमिट करेगा, जिस वेवलेंथ को हम एक खास नाम देते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस एनर्जी स्टेट से वो वापस आया। अगर तो वो किसी बहुत ही हाई एनर्जी स्टेट से आएगा तो उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, क्योंकि वेवलेंथ उन्हीं की छोटी होती है स्टूडेंट जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अगर वो किसी छोटे से पैच से वापस आया है तो उसकी एनर्जी भी हमारे पास कम होगी। एनर्जी कम होने का मतलब है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। आमतौर पे वैसे हाइड्रोजन में 5 किस्म की एनर्जी जो है आप लोगों ने पढ़ी भी हुई है अपनी केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, जिनमें आप अगर स्टार्ट करें लेमन सीरीज जो कि पहले से हमारे पास होती है, फिर एक बॉम्बर सीरीज आपने पढ़ी थी, दूसरे से अगर किसी एक्साइटेड स्टेट पे जाए, फिर हमने पाशन पढ़ी, फिर ब्रैकेट पढ़ी, फिर पुफन पढ़ी। इनमें कुछ ऐसे थे जैसे लेमन हमारे पास जो था वो अल्ट्रा वायलेट था, बॉम्बर हमारे पास लाइट वाला था, पाशन ब्रैकेट पुफन जो हुआ था वो इंफ्रारेड था। ये जनरल है, इसको आप बेशक समझे ना समझे, ये मेरे ऐसे ही मैं आपको बताने की कोशिश की। तो ये सारी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन से मुमकिन हुआ। एक्सरे भी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि वो तो मैंने आपको 3 किस्म की बताई जिनमें नंबर 1 थी अल्ट्रा वायलेट, नंबर 2 थी लाइट, नंबर 3 हमारे पास थी इंफ्रारेड, ये थी। लेकिन इन अल्ट्रा वायलेट से ऊपर वाली भी एक एनर्जी स्टेट होती है जिसको हम एक्सरे एनर्जी स्टेट कहते हैं। एक्सरे रे जो एमिट करे वो हमारे पास है। बच्चों एक्सरे आमतौर पे हैवी नहीं कहेंगे, हैवी जो है एटम्स में होती है, यानी ऐसे एटम जिनके सो मैनी शेल्स हो, यानी जिनके बहुत ज्यादा शेल्स हो, हमारे पास शेल्स की तादाद बहुत ज्यादा हो। लाइक मैं एक एटम लेता हूं, फर्ज करें ये देखें, ये एक एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है हमारे पास। न्यूक्लियस पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारे पास एक और है, ये उसका एक और, ये एक और ले लें, और ये हमारे पास एक और ले लें। ये हमारे पास एक एटम है जिसके बहुत सारे शेल हैं, और आप लोगों को पता है इन शेल्स के नाम क्या होते हैं। यानी इसका शेल का नाम K, इसका L, इसका M, इसका N और इसका O शेल है। और आप लोगों को यह भी पता है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स उनके अंदर मौजूद हैं। ये हमारे पास कुछ डिफरेंट शेल्स हैं और इसमें कई इलेक्ट्रॉन्स अंदर जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं और स्पिन भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब फर्ज करें इसका K शेल जो कि न्यूक्लियस के बड़ा क्लोज है और इसका बड़ा ताल्लुक न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस की जो फील्ड है ना, पॉजिटिव फील्ड, याद रखें फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है। फील्ड ये आप लोगों ने फिजिक्स में बहुत दफा पढ़ा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी फील्ड। तो ये फील्ड है। तो फील्ड के हवाले से एक बात और भी बताया था, अगर आपको फील्ड के हवाले से पिछले लेक्चर्स याद हो, कि जितना डिस्टेंस करीब होगा उतनी ज्यादा फील्ड डेंसर होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। अब K वाला जो है ना बच्चों, वो बहुत ही करीब है न्यूक्लियस के और वो उसके साथ चिपका हुआ, उसकी ग्रेविटी के साथ चिपका हुआ है, यानी वो इसके साथ, उसको हिलाना इतना आसान नहीं है। आपको अगर फर्ज करें किसी ऐसे तरीके से आप इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर भेज दें, यानी आप इस इलेक्ट्रॉन को उठाएं कि चल भैया तेरा काम यहां से गया, यहां से उठा, नॉकआउट करके बाहर भेज दें। सो कोई भी ऊपर से जैसे L वाला आ जाएगा, M वाला आ जाएगा, या N में फिर घूमने वाला या O में घूमने वाला आके इस स्पेस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, यानी उधर जो K के जो शेल है उनको कंप्लीट कर लेगा। वो जैसे ही इसके साथ उसको कवर करेगा तो साथ ही एक वेवलेंथ एमिट होगी जिसको हम एक्सरे एमिशन कहते होते हैं, यानी एक्सरे प्रोड्यूस होगी। सो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। सो उसके लिए आपने क्या करना है, एक बिल्कुल कूलम की इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन लगानी है, आपने इलेक्ट्रॉन थ्रो करना है, वो इलेक्ट्रॉन जाके K शेल के किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके यहां से बाहर फेंकेगा, और जब L वाला गया, ये M वाले ने कैप्चर किया, ये N वाले ने, ये O वाले, जिसने भी कैप्चर किया उस स्पेस को, उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई किया, तो क्या होना है, एक्सरे एमिट होनी है।
सो ये जो एमिशन है ये हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस होती है और इसी जो हमारे पास वो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी उसी को एक्सरे कहेंगे। इस प्रोसेस को स्टूडेंट्स इनर शेल ट्रांजिशन और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनर शेल ट्रांजिशन, और जो पैदा हुई है प्रोड्यूस हुई है इनको कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस। क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे? कि जब कोई इंसिडेंट फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन, ये देखें ये एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, ये सीधा गया और इसको हिट जाके हुआ, इसको बाहर निकाल दिया, खुद भी गया, और साथ ही कोई और इलेक्ट्रॉन जो एल का हो, एम का हो, यानी इनर शेल्स में ही होता है, या एन का हो या ओ का हो, वो जाकर इस पूरे वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर दे। तो जैसे ही ऑक्यूपाई करेगा तो उसमें से एक वेवलेंथ जो है ना वो एमिट होगी। दैट इज नोन एज एक्सरे एमिशन। उसको एक्सरे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक यानी उनकी खास खसूसियात भी होती हैं। वैसे आमतौर पे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है खसूसियत वाली एक्सरे। वो क्या है वो मैं बताता हूं। जैसे फर्ज करें अगर एल वाली के को मतलब आप के का शेल से तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, एल वाले ने उसको कैप्चर कर लिया, तो जो आपकी एक्सरे निकलेगी उसको कैरेक्टरिस्टिक यानी एल वाली ने जब के को कैप्चर किया तो जो निकलेगी उसको कहेंगे हम के शेल वाली अल्फा रे कहेंगे, यानी अल्फा एक्सरे कहेंगे। यानी मैं यहां लिख लेता हूं अल्फा एक्सरे। इसी तरह अगर एम वाला आके के को कैप्चर करता है तो हमारे पास बीटा वाली निकलेंगी, इसको बीटा हम कहते हैं एक्सरे, ठीक है। और अगर एन वाली आके के को करती है तो बच्चों इसको क्या कहेंगे हम? गैमा हम कहेंगे, यानी डिफरेंट खसूसियत की होती है गैमा, ये नाम है इनका एक्सरेज का। और अगर ओ वाली करती है बच्चों के को कैप्चर, तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पैदा होगी वो हमारे पास सिग्मा होगी। सिग्मा, सिग्मा का साइन ये होता है, सिग्मा एक्सरे होगी हमारे पास। बच्चों नजर आ रहा है? चेक करेंगे। तो ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास इसमें से रेज निकलती हैं। तो तरीकाकार स्टूडेंट्स वही है कि हमारे पास एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेगा? के वाले इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, उसको इतने फोर्स से टकराएगा कि वो उसको नॉकआउट करके बाहर निकाल देगा, और उसके नॉकआउट करने से ही हमारे पास क्या होगा? उस जगह पे वैकेंसी खाली होगी जिसकी बारी आ गई एल वाले, एम वाले, एन वाले, ओ वाले, तो वो क्या है? वो उस वैकेंसी को फिल कर लेगा, और वैकेंसी को फिल करते ही जो वेव निकलने वाली है दैट इज गोना बी एक्सरे characteristic X-ray, and that could be in 4 different modes. Number 1, it could be alpha characteristic X-ray, could be beta, could be gamma, could be sigma. If it is this transition is from L to K, that's going to be alpha, from M to K beta, from N to K gamma, and from O to K is going to be sigma. इस तरह हमारे पास ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज कॉन्टिन्यूअस एक्सरे। बच्चों ये तो देखें, ये तो जो आपको बताया था ना, जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे थी, ये तो क्या कैसे हुई थी कि के आपका शेल में से जब निकलेगा, टारगेट हिट होकर निकलेगा, तो बाकी के एल वाला, एम वाला, एन वाला, ये ओ वाला उसको ऑक्यूपाई करेगा तो एक्सरे निकलेंगी, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की एक्सरे निकलेंगी, जिनको कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहा जाता है। कॉन्टिन्यूअस एक्सरे में क्या होता है कि जैसे फर्ज करो ये हमारे पास एक टारगेट है, मतलब वही हमारे पास एक एटम है जिसके बहुत सारे शेल्स हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे इस हमें गिन के डालने की जरूरत नहीं, आप लोगों को इसका पता होगा। अब फर्ज करें हमारे पास ये वाला शेल के है, ये एल, ये एम और ये एन, चले फिलहाल एन तक ही करते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्ज करें, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, ये इलेक्ट्रॉन है जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, ये सीधा गया और ये जाकर न्यूक्लियस के पास पहुंचकर उससे मिस हो गया, और मिस होकर यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। यानी इसने एक्चुअली टारगेट तो ये था
लेकिन हुआ क्या कि ये न्यूक्लियस के पास पहुंच गया। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है बच्चों हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज है, यानी इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इस पे हमारे पास कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये सीधा न्यूक्लियस के पास होगा, क्योंकि न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, तो ये जब यहां से, क्योंकि इस पे तो बड़ी स्पीड होगी, ये जब इसके करीब से गुजरेगा ना, यहां से आगे ये स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्यों स्लो डाउन होगा? न्यूक्लियस उसको खींचेगा, भैया किधर जा रहा है तू, तुझे तो अट्रैक्ट करना है मैंने, ठीक है। तो ये उसके साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि बहुत स्पीड से जा रहा है। ये यहां से जाता है, ये स्लो डाउन होगा, बल्कि आप ये कहें जो एक्सेलरेशन आपने इसके अंदर डाला था वो ऐसा से इसके बाद से डेसिलरेशन में चेंज हो रहा है, यानी स्पीड जो है ना इसकी स्लो होनी शुरू होगी, स्पीड स्लो होगी, स्लो होगी, स्लो होगी, और इस स्लो होने से इसकी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाएगी, यानी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो एक्स रे प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? एक्स रे प्रोड्यूस करेगी। जो ये एक्सरे निकालेगा उसको ब्रेमस्टरलॉन्ग, ये जर्मन नेम है, ब्रेमस्टरलॉन्ग रेडिएशन, वैसे ब्रेमस्टरलॉन्ग, वैसे जर्मन में स्ट्रॉलॉन्ग शीन से इसको पढ़ा जाता है, ब्रेमस्टरलॉन्ग रेडिएशन भी कहा जाता है। व्हाट इज ब्रेमस्टरलॉन्ग रेडिएशन? ब्रेमस्टरलॉन्ग वैसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रेकिंग रेडिएशन। ब्रेकिंग यानी ब्रेक लगाने से ये हुआ है सारे का सारा, यानी सही बात है। देखें यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकला और जैसे ही वो न्यूक्लियस के करीब गया तो बेचारा उसके अट्रैक्शन की ताब ना, मतलब उसकी अट्रैक्शन की ताब में आ गया। तो अब उसने क्या किया, उसकी स्पीड अच्छी खासी थी, वो डिसेलरेट हुई और काइनेटिक एनर्जी लूज होनी शुरू होगी, और काइनेटिक एनर्जी के लॉस से क्या हो गया, हमारे पास एक्सरे प्रोड्यूस हुई, ठीक है। यहां से भी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो ऐसी हमारे पास जो एक्सरे होती है इसको ब्रेमस्टरलॉन्ग या ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। सो अब जब हम इलेक्ट्रॉन यहां से थ्रो करते हैं तो कोई एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो कुछ हर इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट जगहों से हमारे पास जा रहे होते हैं और उनमें खास किस्म की ब्रेकिंग रेडिएशन निकल रही होती है, क्योंकि हर एक डिफरेंट तरीकों से जो है वो ब्रेक लगा रहा होता है। तो उसमें डिफरेंट लेवल पे हमारे पास रेडिएशन निकल रही होती है। उन सारे रेडिएशन को कंबाइन किया जाए तो उनको कॉन्टिन्यूअस रेडिएशन कहा जाता है, एक्सरे रेडिएशन कहा जाता है। आप अक्सर औकात देखते हैं कि जो हम आपके पानी जो नल से आ रहा होता है वो बहुत सारे ड्रॉप से बना हुआ है। तो एक्चुअली अगर आप नल को बीच में से देखें, जो एग्जैक्टली सेंटर है वो बड़ा फास्ट पानी आ रहा होता है, इर्द गिर्द के पानी का थोड़ा स्लो होता है, फ्रिक्शन की वजह से या किसी और रीजन की वजह से। तो अब जब सारा पानी इकट्ठा आता है हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस हमारे पास वाटर आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब ये सारे डिफरेंट किस्म के ब्रेकिंग रेडिएशंस इकट्ठे होते हैं तो इनको एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम नाम देते हैं, विच इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस एक्सरे कहा जाता है। तो बच्चों हुआ क्या, एक्चुअली हमारे पास जो हमने यहां से पोटेंशियल एनर्जी डाली थी, जिसको वर्क भी कहते हैं, वर्क भी कहते हैं, वो किस में शिफ्ट हुई, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में शिफ्ट हुई। यानी जो वर्क था जिसको काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं वो हमारे पास किस में शिफ्ट हुई, सॉरी वर्क किस में शिफ्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। और वर्क का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता हो, V इज इक्वल टू W/Q आप लोगों ने पढ़ा था। वोल्टेज इज इक्वल टू होती है टोटल एनर्जी बाय चार्ज। एक चार्ज के अंदर ये चार्ज है ना, इसके अंदर कितनी एनर्जी है उसको वोल्टेज कहा जाता है। तो अगर Q को यहां फेंक दिया जाए तो W इज इक्वल टू QV हो जाएगा, और ये Q जो है ना ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको EV भी कह सकते हैं। सो ये EV हमारे पास आ गया नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास एनर्जी है एक्चुअली, यानी ये एनर्जी EV के इक्वल है। और ये किस में निकली है, हमारे पास एक्सरे में निकली है। एक्सरे, एक्सरे फोटोन को कहते होते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने अपने जो हमारा क्वांटम फिजिक्स का चैप्टर था उसमें मैंने ये बताया था कि एक्सरे एक्चुअली दे आर फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फोटॉन्स होते हैं हमारे पास, जिनकी एनर्जी मैक्स प्लांक ने कहा था ये HF के इक्वल होती है। सो ये वाली एनर्जी आखिरकार किस में आई, HF में आ गई, यानी फोटोन की शक्ल में बाहर आई हमारे पास, यानी एक्सरे हमारे पास बाहर निकली। सो हम कह सकते हैं कि EV इज इक्वल टू हमारे पास HF आ गया। अब यहां मैंने आपको देखें, ये जरा गौर से देखें, F जो था वो हमारे पास था, ये देखें V इज इक्वल टू एफ लेमडा, बल्कि मैं ये दिखा था EV इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये जरा गौर से देखें, V हमारे पास एफ लेमडा और V हमारे पास एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट है, क्योंकि
एक्सरे निकल रही है। एक्सरे फोटोन होते हैं जिनकी स्पीड मैंने आपको शुरू में ही बताई थी, वो स्पीड ऑफ लाइट होती है सी। तो ये हम इसको कह सकते हैं सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर मैं एफ की वैल्यू फाइंड करूं सी ओवर लेमडा आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लेमडा कम होता है, ये मैं पीछे आपको सारा समझा चुका हूं। अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी में ये आपका लगा लूं सी ओवर लेमडा और इस लेमडा ये डिवाइड हो रहा है यहां ले जाऊं और इसको वहां ले जाऊं, इसको इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी भी कहते होते हैं कि एक दूसरे को इनफैक्ट अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि इसको मैं यहां लेमडा को यहां ले आऊं, ई भी मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ये हमारे पास। सो हमारे पास जो लेमडा आने वाला है बच्चों, जो वेवलेंथ आएगी वो एच जो कि कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.63 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -34 जूल सेकंड। सी भी हमारे पास कांस्टेंट है विच इज 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर 8 मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -19 कूलम। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सो इस लिहाज से लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ वोल्टेज के, जिस वोल्टेज यानी जिस एनर्जी से आपने ये फोटोन फेंका था। अगर ये वोल्टेज बहुत तेज रखी है तो आपका ये लेमडा बहुत ही छोटा होने वाला है। सो डिपेंड करता है कि कितनी वोल्टेज से आपने यहां से इस चार्ज को, यानी वोल्टेज क्या कहते हैं कि इस चार्ज के अंदर कितनी एनर्जी डाली है, इस चार्ज के अंदर आपने कितनी एनर्जी डाली हुई है। जितनी ज्यादा इस चार्ज में एनर्जी डालेंगे तो आप समझें जो वेवलेंथ है वो उतनी छोटी आएगी, और वेवलेंथ छोटा होने का मतलब है उसकी एनर्जी उतनी ही बड़ी होगी, और मजीद आपकी एनर्जी बड़ा होने का मतलब ये फ्रीक्वेंसी भी उसकी काफी बड़ी होगी। सो बहुत सारे रिलेशनशिप जुड़े हुए हैं आपके, याद रखिएगा। सो आई होप आपको कॉन्टिन्यूअस एक्सरे भी समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ले चलते हैं कि अगर आपको एक्सरे प्रोड्यूस करनी हो, आप किसी डॉक्टर के पास गए, अल्लाह ना करे कोई हड्डी का इशू हो गया है और डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है भाई आप हड्डी का एक्सरे कराएं ताकि मुझे अंदर का पता चले कि अंदर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और अगर ये थोड़ी सी डिसमेंटल हुई है तो वो किस एंगल पर हुई है ताकि उसको ठीक किया जाए। तो उसके लिए एक खास सेटअप होता है एक्सरे प्रोडक्शन का, जो कि आपके सामने दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको यहां बताऊंगा। ये इसका एनोड है, ये एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव। ये इसका कैथोड है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है हमारे पास। ये इसका फिलामेंट लगा हुआ है। फिलामेंट एक छोटा सा टंगस्टन का होता है। तो होता यूं है कि यहां से ना आप, ये हीटर की मानंद होता है, ठीक है। और आमतौर पे जो इसकी वोल्टेज होती है वो आमतौर पे 50,000 वोल्ट होती है, 50K वोल्ट, बहुत ज्यादा है। और डीसी वोल्टेज लगाई जाती है, डायरेक्ट करंट की वोल्टेज लगाई जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये कैथोड एक तो हीटर है, हीटर का काम होता है हीट करना, और यहां से इतनी ज्यादा अगर वोल्टेज मिले, यानी इसका मतलब हुआ वोल्टेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, V = W/Q, यानी ये चार्ज को 50,000 जूल की एनर्जी मिल रही है तो उसको 50,000 वोल्ट कहा जाता है। अगर एक चार्ज को 50,000 जूल की एनर्जी मिल रही, विच इज टू मच, तो वो उसको हम कहेंगे 50,000 वोल्ट हमारे पास है। सो यहां से ये हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करके और यहां से फेंकता है। यहां पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है जो टारगेट भी है एक्चुअली। तो ये चूंकि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एक तो ये 50,000 वोल्ट जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी कि वो बड़ी तेजी से क्विकली यहां से निकलेंगे, और ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी उसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ये हमारे पास एक टारगेट है जिस पे हिट होगा, ये चार्जेस इसके साथ हिट होंगे, और ये जो टारगेट है ये आमतौर पे जैसे मोलिब्डेनम हो गया, ये कोई भी ऐसे पार्टिकल होंगे जो कि हमारे हैवी पार्टिकल है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो ये जाके इसके साथ स्ट्राइक करेंगे, हिट करेंगे इसको, ठीक है, जोर जोर से हिट करेंगे, और वही इनर शेल ट्रांजिशन होगी या ब्रेम-स्टर्लॉन्ग किस्म की रेडिएशन, जिसको ब्रेकिंग रेडिएशन कहेंगे, वो प्रोड्यूस होंगी, और एक्सेस ऑफ आपके जो हैं वो यहां से एक्स रेज बाहर आना शुरू हो जाएंगी हमारे पास, ठीक है, यहां से।
और ऑब्वियसली अगर एक्सरे बाहर आना शुरू हो रही है तो हमारी एक्सरे प्रोड्यूस हो चुकी है। सो ये काम चलता रहता है मल्टीपल टाइम्स। और यहाँ चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जाकर अंदर इनर शेल में नहीं जाते, कुछ टारगेट पर जाकर हिट होते हैं, वहां फ्रिक्शन पैदा करते हैं, तो हीट जनरेट होती है, मेल्ट होने का डर होता है। तो यहाँ कॉपर का एक सिस्टम होता है और साथ ही यहाँ वाटर भरा हुआ होता है, वो जो उसको कूल डाउन करता रहता है, ठंडा करता रहता है, जैसे गाड़ियों के इंजन में होता है। पानी की का तो एक सबसे बड़ा फायदा ये, पानी की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन, यानी पानी 1 किलो का 42,000 जाउल एनर्जी जो है वो ले जा सकता है। 1 केल्विन चेंज होने में, 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज होने में अपने अंदर कैरी करता है। ये याद रखिएगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी कैरियर जो होता है वो पानी होता है। तो वाटर इसलिए लगा होता है कि जितनी हीट एनर्जी पैदा हो तो वो उसको क्या करे, वो उसको कैरी करे, अपने साथ करे। और फिर साथ फैन लगा होता है जो इसमें से हीट को एमिट भी कराता है, और नियरली ये ठंडा होता रहता है प्रोसेस सारे का सारा। सो 50,000 वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए, इलेक्ट्रॉन सीधा के इस टारगेट को जाके हिट हुए, और इस टारगेट में से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हिट हुए, वो उसके इनर शेल्स में गए, उन्होंने डिफरेंट किस्म की एक्सरे रेडिएशंस प्रोड्यूस की, और एक्सरे रेडिएशन जो है जिसको आपको चाहिए था वो आपको मिल गई, और फिर अब आप उससे बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। अगर कोई हड्डी का इशू है तो ठीक, कोई भी आपकी बॉडी के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको, और कुछ ऐसे होते हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनको ठंडा करने के लिए यहाँ वाटर का सिस्टम होता है, कॉपर वायर होती है, कॉपर का एक पूरा मटेरियल होता है, कॉपर मटेरियल हीट को लेकर आराम से जाता है क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर होता है। तो ये हमारे पास सारे का सारा है। तो वाटर कूलेंट हमारा लगा होता है जिसको एक्सचेंज भी किया जाता है या फिर फैन के साथ ठंडा भी किया जा सकता है। ये सारा प्रोसेस था आपका सेटअप ऑफ, मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं है, जो खास बातें हैं, जैसे वोल्टेज हमारे पास 50 के होनी चाहिए, डीसी वोल्टेज होनी चाहिए हमारे पास, एक कूलेंट सिस्टम होना चाहिए हमारे पास पानी का, ठीक है, वाटर का होना चाहिए, और कैथोड होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव, और एक आपके पास एनोड होता है जिसपे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आप इसे अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, बाय अप्लाइंग द 50,000 वोल्ट ऑफ डीसी करंट in cathode, it releases the electron with high energy, so then those electron reaches at the anode which are made up of heavy atoms. So what do these electrons do? They actually escape out those electrons which are in K shell, or some produce actually breaking radiation, which are also called Bremsstrahlung radiation. So multiple of X-rays are produced, and obviously those X-rays are helpful for you, but some electrons which are hit on the target but they do not release X-ray, and what do? They actually strike with these material, and obviously they are converted into heat energy. So that heat is released by that water which is used as the coolant. तो आप अपने अल्फाज में इसमें लिख सकते हैं। तो ये था हमारे पास किसका जायजा, हमारे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे का। अब आते हैं बच्चों इसकी एप्लीकेशन पे आते हैं। ऑब्वियसली एप्लीकेशन के बगैर तो क्यों हम पैदा कर रहे हैं। याद रखिए, एक आपको नसीहत भी करूंगा कि बार बार एक्सरे ना कराया करें अपना, क्योंकि एक्सरे ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मेरा पहला लेक्चर सुनिएगा, उसमें मैंने आपको अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में बताया था। वो ज्यादा बेहतर है बजाय वो, क्योंकि नुकसानदेह नहीं होती, ये बहुत नुकसानदेह होती है। एक्सरे का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ये एटम्स, क्योंकि ये हाई एनर्जी होती है ना, ये एटम को आयोनाइज कर देती है, और आयोनाइजेशन बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मेरा एक लेक्चर है, मेरे ख्याल में 10th में मैंने दिया था, उसकी भी कौन सा रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में दिया था। तो उसमें मैंने समझाया था कि ये आयोनाइजेशन से ना आपकी बॉडी में मैलिग्नेंसी, जिसको कैंसर कहते हैं, ये भी हो सकता है, अल्सर भी हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सो एप्लीकेशंस ठीक है, गुड फॉर द टाइम बीइंग अच्छा होता है, बट बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये मेरी बात याद रखें। अब बच्चों, अल्लाह ना करे किसी का बाजू टूट गया, ठीक है, वो गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा भाई मैं तो तब तक इलाज नहीं करूंगा जब तक आप इसका एक्सरे नहीं कराएंगे। आप क्या करेगा, वो क्या करेगा मरीज, वो अपना हाथ, फर्ज करो उसका हाथ है, एग्जांपल जैसे मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं, ये लो जी हाथ, ठीक है, ये हाथ है,
ये एक्सरे में आ गया उसका हाथ। ठीक है, हमारे पास, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरे यहाँ स्टूडेंट्स काफी हंस रहे थे, उन्होंने खुद आके दोबारा हाथ बना दिए तो बहरहाल ये आपके सामने हाथ है। अब फर्ज करो इसमें फ्रैक्चर हो गया, ये फ्रैक्चर हो गया, यानी ये जो आपकी ये थोड़ी सी डिसमेंटल होगी। ठीक है, अब होगा क्या, जब आप इसको एक्सरे रेडिएशन के आगे रखेंगे ना, एक्सरे रेडिएशन के, तो रेडिएशन आपके फ्लैश जो कि गोश्त कहलाता है या सॉफ्ट टिश्यूज जितने भी होंगे इनमें एब्जॉर्ब नहीं होती। रीजन क्या है, क्योंकि आपकी सॉफ्ट टिश्यूज कार्बन से बने हुए होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं, ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं और दूसरा डेंसर नहीं होते। ठीक है, इनमें से पेनिट्रेट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक्सरे बड़ी टाइनी स्मॉल वेवलेंथ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और हाई एनर्जी वो यहां से पेनिट्रेट कर जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो हड्डी बोन पे पहुंचेगी, तो बोन जो कि कैल्शियम वाली होती है, कैल्शियम, और वो भी डेंसर फॉर्म में हमारे पास होता है, और वो भी हैवी पार्टिकल है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारी एक्सरे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे ही, यानी गोश्त से तो गुजर गई, तो इसलिए गोश्त नजर नहीं आया, यानी फ्लैश में से, सॉफ्ट टिश्यूज में से गुजर गई, दे आर नॉट सीन। लेकिन जैसे ही वो हड्डी के साथ टकराई, आपकी हड्डी जो है ना, वो आपको ग्रे कलर की नजर आनी शुरू होगी, क्योंकि उसमें एब्जॉर्ब हुई, और उसके पीछे फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट्स उस इमेज को ले लेती हैं जो जो आपकी रेडिएशन उस हड्डी में एब्जॉर्ब हो चुकी भी होती है, यानी उसके अंदर जो एब्जॉर्ब हो गई होती है, वो क्या करती हैं, वो एक्चुअली वो आपको नजर आनी शुरू हो जाती हैं, और फिर आपको पता चल जाता है कि किस एंगल पर जो है ना वो आपकी बोन थी। ये बड़ा ओल्ड ट्रेडिशन मेथड है, आप पुराने जमानों से ये करते हुए आ रहे हैं। मैं छोटा था, मुझे याद है, एक दफा मैं साइकिल चला रहा था और मेरे पीछे मेरा दोस्त बैठा था, तो वो बेचारा किसी वजह से गिर गया और उसकी टांग टूट गई। और इसी तरीके से मैंने ये पहली दफा प्रोसेस देखा, मैंने वाज वेरी स्मॉल किड। तो ऐसा ही होता है हर जगह पर, लेकिन समटाइम ऐसा होता है हमारे टिश्यूज के भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में देखें, ये कलर तो आपको ग्रे नजर आ जाएगा, लेकिन बाकी सारा डार्क होगा, ब्लैक। ये आपको जो है ना वो ग्रे नजर आना शुरू हो जाएगा, जिसको आप आराम से देख सकते हैं। अब होगा क्या बच्चों, कि अगर फर्ज करो टिश्यूज के कोई इशू हो, तो उसके लिए थोड़े हाई टेक्नोलॉजी में जाना पड़ता है। उसमें यूं होता है कि वो जितने भी आपके रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो खास किस्म की, देखें दो चीजें होती है, एक होता है ब्राइट, एक होता है कंट्रास्ट। ये अपने टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, या अपने मोबाइल वगैरह में, ब्राइट कहते हैं अगर आप रोशन हो जाए, और कंट्रास्ट कहते हैं अगर आप अंधेरे में नजर आने शुरू हो जाए। तो वो क्या करेगा, वो उसको प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये कि हड्डियां नजर आ रही हैं, लेकिन उसने देखना जो था ना बच्चों, वो तो टिश्यू को देखना था। वो क्या करेगा, वो ब्राइटनेस से कंट्रास्ट की तरफ आना शुरू होगा, ताकि वो जो ग्रे कलर का ब्राइट पार्ट उसको नजर आ रहा है ना, वो ऐसा ऐसा डिम होना शुरू हो जाए, और ताकि वो बाकी टिश्यूज का भी थोड़ा थोड़ा किसी हाई एनर्जी से या हाई रेजोल्यूशन से उसका मुजाहरा कर सके। वो उसको फिर हाई रेजोल्यूशन से देखेगा और उसके मुताबिक टिश्यूज का वो मतलब अपनी assumptions करेगा। अब तो बड़े अच्छे अच्छे मेथड, जिनमें सीटी स्कैन वगैरह आ गए, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी वगैरह ये भी आ गए, और अब तो दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक मेरे ख्याल में हमारा सिटी का ही है, तो उस बारे में भी पढ़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को एक्सरे का सारा ये समझ आ गया होगा। बच्चों अपने कमेंट से लाजमी मुस्तफीद करें, मुझे पता चले कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दूसरों तक शेयर करें, और नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों से ज्यादा चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।